हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का सीडबी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे वाइवस्ती का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका जो है फ्रेंड्स वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो है कि ले वाइगोत्स्की जो थे, एक थे रूस के महावैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स कि यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में जो है कि अधिगम होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि अपने में विपरीत जो है कि ये परिभाषा दी है। ठीक है, अगला हमारा जो है वाइगोत्स्की के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका है जेडपीडी यानी जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ यानी निकटतम विकास का क्षेत्र। वास्तविक यानी रियल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच के स्तर के बीच के अंतर को हम लोग कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे हमारा हो गया दूसरा हो गया हमारा पाण यानी ढांचा। व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडलाइन को ही हम लोग कहते हैं इसके फोल्डिंग यानी पाण या ढांचा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में बता देते हैं। पहले कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सीटेट एग्जाम को पास करना है। ठीक है, तो आपने जो मेहनत किया, आपको मान लीजिए कि जनरल में 90 मार्क पासिंग है और आपने जो है कि 85 नंबर अपने मेहनत से पाया। ठीक है, लेकिन आपको जो टेम्परेरी हेल्प जो कुछ मिली यानी इसके फोल्डिंग यानी जो आपको सहयोग कुछ दिया गया, जिसकी वजह से आपका जो है कि 90 से अधिक नंबर आ गए। ठीक है, यानी कि जो भी आपके जो अधिक नंबर आए वो आपका हो गया इसके फोल्डिंग यानी पाण या ढांचा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MKO का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर होता है। ठीक है, इसमें जो आपका आता है टीचर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फ्रेंड आते हैं, ETC तीनों आते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा जो है भाषा पर इनकी विचार क्या थे। इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जो है कि साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की कहते थे कि जो भाषा है और चिंतन है शुरू में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं कि वो एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में उनके विचार आते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषण अथवा आंतरिक भाषण, अब लोग देखते हैं निजी भाषण अथवा आंतरिक भाषण, इनमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग जो थे वो एक थे अमेरिका के वो एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वो क्या थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था नैतिकता का सिद्धांत।
नैतिकता क्या होता है? मोरलिटी, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश में नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, यहाँ पर मैं छूट गया। ठीक है, सामाजिक परिवेश में नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अगला प्रश्न हमारा है हिंज की कहानी। हिंज की कहानी क्या है कि नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिस्कशन ना लेने की स्थिति जो है कि हमारी कहलाती है नैतिक दुविधा, कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें हम लोग की अपने विचार नहीं दे पाते, इसी स्थिति को कहते हैं हम लोग नैतिक दुविधा, यानी मोरल डेवलपमेंट, मोरल डिलेमा कहते हैं। ठीक है, सॉरी। अगला हमारा है एग्जाम्पल, जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं लिया जा रहा है। अगला हमारा जो है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा में क्या है हमारा कि सही और गलत के बारे में डिस्कशन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना, तो इसको कहेंगे हम लोग नैतिक तर्कणा। ठीक है, सही और गलत डिस्कशन में से किसी एक के बारे में हमको चुनना जरूरी है, तो इसको हम लोग कहेंगे नैतिक तर्कणा। इसमें जो प्रक्रियाएं शामिल होंगी उनको कहेंगे नैतिक तर्कणा। अब देखेंगे हम लोग कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए थे। कौन कौन से लेवल बताए जी, आपका महत्वपूर्ण है। अगला फ्रेंड जो आपका पहला लेवल बताए थे वो बताए थे प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वर्शनल स्टेज। इसको बताए थे आपके 4 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, इसमें जो है कि बालक को जो है कि किसी भी प्रकार की तर्कणा नहीं होती है, बल्कि ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर पर। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका दूसरे के ऊपर निर्भर होता है इस स्टेज में। दूसरा स्टेज जो है इनको जो है फ्रेंड 2 भागों में बांटा गया। पहला जो आपका बांटा गया दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी प्लेसमेंट एंड ऑब्डियंस। इसमें जो है बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर होती है। जैसे कि आपका जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अगला जो हमारा था धनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसमें इस अवस्था को जैसी की तैसी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई करेगा उसके साथ वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे कि आपका हो गया एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल तोड़ दिया। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग कहेंगे आपका प्रथम स्टेज। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेज आ गया सेकेंड नंबर आपका आ गया रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वर्शनल स्टेज। इसमें जो फ्रेंड्स हमारी आयु है वो है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, क्या करता है कि समाहित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है या निर्णय करता है। इसमें भी 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। कौन कौन से भाग थे फ्रेंड? जो पहला भाग था वो आपका है अच्छा लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुखता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित, यानी अर्न अप्रूवल करता है। दूसरा आपका था कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, जो तीसरा हमारा स्टेज था फ्रेंड वो था हमारा स्टेज उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 13 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों में होती है। इसमें क्या है कि
इनमें डिस्कशन खुद के लिए लिए जाते हैं, ना कि किसी के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेशन। इसमें जो है कि किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट को तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो, ठीक है। इसमें इस प्रकार की जो है कि आपके व्यवस्थाएं मिलती हैं, ठीक है, सामाजिक उन्मुखता अनुबंधन उन्मुखता में। आगे आपका दिया सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन है, ठीक है। दिया कि इनमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इनमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की अवस्था में ऐसा होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगल ने की थी। इन्होंने तर्क दिया था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, ठीक है। तो हमारा जो है कि कोलबर्ग आज की वीडियो में समाप्त हुआ। मिलेगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।